वेलकम टू एकेडेक्सल, माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बच्चे लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को छोड़ा था, उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अभी तक की कहानी तो तुम लोगों के समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर जहां तक मुझे लगता है। और मैं ना हमेशा ये चीज बोल देती थी, पर एक बार एक बच्चे ने मेरे को ऑफलाइन क्लास में बोल दिया था, मैम आपको तो नहीं ही लगेगा ना, क्योंकि आप तो हमसे बड़े हो, आपने तो देखा है, आपने तो पढ़ा है, अब आपको थोड़ा ना लगेगा हार्ड। तो वैसे एक्चुअल में ये बात सही है कि भाई मुझे हार्ड नहीं लगेगा, बट अगर मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो इस चैप्टर को लेके तुम्हें क्यूरियस ज्यादा होना चाहिए रादर बीइंग टेंशन। तो स्ट्रेस आउट होना और इसको स्ट्रेस से पढ़ना डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो आप लोग इसको बड़े ही फ्री एंड से पढ़ो, बड़े ही मजे से पढ़ो, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स वेरी इजी बिकॉज यू कैन इजीली रिलेटेड टू योर सेल्फ एंड यू शुड बी क्यूरियस कि यार मेरे बॉडी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि यार मैं जानूं तो सही कि अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दे रहा हूँ, ऐसा क्या गैशियस एक्सचेंज मेरी बॉडी में हो रहा है, किस तरीके से ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो दिस, राइट। तो इतना तो पता होना ही चाहिए ना। तो ये चीज के लिए ही आपको ह्यूमन फिजियो एकदम मस्त तरीके से पढ़ाने के लिए हमने प्रारंभ बैच में ही पढ़ा दिया है इसको पूरा। और इसका आज जो है कंटिन्यूड लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर 4 की शुरुआत होगी बच्चे अपने पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ गैसेस से। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, बट उसको इंट्रोडक्शन आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा जॉइंट मिलेगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की आज हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एस्मा, एफाइसीमा और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। तो ये 3 डिसऑर्डर्स को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि एल्वियोलाई में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है, एल्वियोलर सेल्स, जो कि क्या काम कर रही है बच्चे, एल्वियोलाई को एल्वियोलाई, क्योंकि डिफ्यूजन से ही गैशियस एक्सचेंज है। एल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिससे, क्योंकि हमने ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक हार्ट का डायग्राम से पूरा व्यू समझाया था, राइट। तो हार्ट के उस डायग्राम से आपको समझ में आया कि हाँ यार, ये चीज पार्शियल प्रेशर जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ में जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर का रूल होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन towards its lower concentration। अब ऑक्सीजन का लेना चाहो ऑक्सीजन का लो, सिमिलर गोज विद CO2, सिमिलर गोज विद एनी काइंड ऑफ गैस यू आर टेकिंग। बट गैशियस स्टेट में, सिंस वी आर ह्यूमन एंड वी डू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उस पर ज्यादा मेनली स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं, ठीक है। The blood is the medium of transport of oxygen and CO2। यहीं पे ही हमने लास्ट छोड़ा था, जिसमें मैंने तुमको ऑक्सीजन बता दिया था, बट उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को आज समझेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चे, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू आवक जावक हो सकती है। तो जिसके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ब्लड इज दी ओनली मीडियम। About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood। 97% ऑक्सीजन जो है आरबीसी के थ्रू, आरबीसी यानी क्या हो गई आपकी रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी इज योर हीमोग्लोबिन, जहां प्रेजेंट रहेगा ना, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, और हीम मतलब आयरन, आयरन से बाइंड करके, आयरन से एफिनिटी बना के, एफिनिटी मतलब बाइंडिंग है ना, तो बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करके और वो आगे की तरफ फ्लो होगा। और बचा 3% जो होगा बच्चे, वो किस तरीके से फ्लो होता है, तो रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू तो हुआ क्या कि 97% मेरे पास ऑक्सीजन के मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होके आया, और 3% जो था मेरे पास एज अ प्लाज्मा की फॉर्म में आया। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड पे चलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू आरबीसीज। कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये तो बहुत लाइट है, 20 to 25% of carbon dioxide is transported with RBCs, whereas 70% of it is carried by bicarbonate and the 7% is carried in the dissolved state through plasma। चलो इसका चार्ट बनाते हैं, इसको समझते हैं कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है।
पहले हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो तरीके से हो सकता है बच्चे। पहला इस 3% जो होगा ये डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा में होगा, और दूसरा 97% जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होके बनेगा। चलिए देखते हैं। तो 3% आपके पास आ जाता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म प्लाज्मा। प्लाज्मा इज योर न्यूट्रिशनल लिक्विड विच इज इन ब्लड, ठीक है। और 97% जो होगा ये आपके पास कैसे आता है बच्चे? बाय बाइंडिंग विथ आरबीसी। और आरबीसी में प्रेजेंट रहता है आपके पास कौन बच्चे? आरबीसी में आपके पास होगा हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है क्या? हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन मतलब होता है अमीनो एसिड चेन। अमीनो एसिड की चेन, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि अल्फा और बीटा चेन होती है, ठीक है। तो अल्फा बीटा चेन होती है। अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूं तो उसमें अल्फा गामा चेन होती है, ठीक है। बीटा नहीं होती, बीटा एडल्ट में होती है। अल्फा गामा चेन जो होगी वो बच्चों में यानी इन्फेंट्स में पाई जाएगी। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन का एक स्टेट आ जाता है। हीमोग्लोबिन इज दी नेसेसरी और रेड कलर पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं ना। तो वो रेड कलर पिगमेंट के साथ बाइंड होके ऑक्सीजन आपके आगे की तरफ फ्लो होती है 97%। बची हमारे पास 3%। तो ये जो 3% होती है ये डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा के रूप में ये आगे रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट अगेन आपके पास 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है बच्चे। पहला आपके पास आ जाता है 7%, दूसरा आता है 20 to 25%, और फिर आता है आपके पास सबसे ज्यादा अमाउंट यानी 70%। 70%। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला क्या बोलता है। 7% आपके पास जो प्लाज्मा आएगा, 7% आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा वो होता है थ्रू प्लाज्मा, यानी 70% ऑक्सीजन जो होगी वो 7% ऑक्सीजन जो होगी वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके बच्चे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, और फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर। सेकेंड आता है हमारे पास 20 to 25%। ये होता है हमारे पास किस तरीके से? बाय बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। अब देखो, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा था मैं उसको कह रही थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा इसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ चुका है, ठीक है। तो जो एफिनिटी हमारे पास दिखती है हमको ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हुई, जो हमारे फायदेमंद चीज है, वो अब क्या बना रही है बच्चे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ। थर्ड हमारे पास आता है 70%, जो कि बहुत बड़ी रेट है, और ये रेट एज अ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चलती है।
बाइकार्बोनेट क्या होता है, H3PO। बाइकार्बोनेट क्या होता है, H2CO3। ठीक है, तो अब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% ऑक्सीजन जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ट्रैवल करती है। सुनना आप ध्यान से क्या हो रहा है। बाइकार्बोनेट फॉर्म में किस तरीके से, जब CO2 वाटर के साथ मिल जाता है बच्चे, तो ये बनाता है आपके पास H2CO3 बाइकार्बोनेट। ये सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। अब ये H2CO3 को जब मैं और डिसोसिएट कर दूं तो ये मुझे देता है H प्लस HCO3 माइनस, H प्लस और HCO3 माइनस। अब होता क्या है बच्चे ना कि जब ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे बैठता है तो हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। पर इस टाइम पे जब ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में आगे जाता है उस टाइम पे ये हाइड्रोजन जो होता है ये जाके बैठ जाता है ऑक्सीजन की जगह। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को तो हटा देगा और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ HbH2। तो अब HbH2 ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेवल हुआ, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता क्या है कि आपकी जो आरबीसीज होती है उनके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। उनके अंदर बेसिकली एक क्लोराइड शिफ्ट नाम का फिनोमेना होता है, अभी तुम्हारे उतना डिटेल में नहीं है। तो तुम सिर्फ इतना याद रखो कि वहां क्या होगा, तुम्हारी आरबीसीज के अंदर क्या होगा कि CO2 और वाटर जो है वो जुड़ जाएंगे। जब CO2 और वाटर जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है बेटा, H2CO3। दिस इज योर बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, टूटेगा, और ये टूट के क्या बनाएगा, H प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, अब ये H प्लस जो होता है ये H प्लस जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था अब वो कौन सा हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बामीन हीमोग्लोबिन, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है अब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फिनोमेना रहता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन तो हट गई, ऑक्सीजन को रिप्लेस करने वाला कौन आ गया अपने पास, हाइड्रोजन। सिंपल, बड़ा ही आसान। और इस तरीके से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल होती है। क्लियर, समझ में आई बात। चलो तो अब इसको एनसीईआरटी को रीड करते हैं, अब समझ में आ जाएगा तुमको। तो क्या बोलता है ये, 20% 20 to 25% इज कैरीड बाय आरबीसीज यानी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 70% इज कैरीड बाय बाइकार्बोनेट आयन H2CO3, और बाकी का बचा हुआ 7% इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमेशा याद रखना चीजें वहां से ही मूव करेगी जहां उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और किस तरफ मूव करेगी जहां उनका कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, हायर टू लोअर लेवल पे चीजें शिफ्ट करती है, मूव करती है। चलिए अगला आता है मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट। पहले थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लो, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, वापस भी जोड़ भी सकता है खत्म भी हो सकता है। हमने बीच में डबल एरो साइन लगाया है ना, तो ये डबल एरो साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चे, कि ये वापस भी बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो टूट भी सकता है, बन भी सकता है, डिसोसिएट भी हो सकता है और बाइंडिंग भी दिखा सकता है। डिसोसिएशन मतलब टूटना। तो जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम देखेंगे तो उसमें हम यही पढ़ेंगे कि क्या ऑक्सीजन टूट भी सकती है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑक्सीजन हमेशा बाइंड हो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी, बाइंडिंग। तो वो चीज अभी हम देखेंगे। तो रिवर्सिबल मैनर में होता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपके पास बनेगा। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होगा बच्चे ये आपके पास मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उठा सकता है। तो ये एक तरीके से ऐसी ऐसी गाड़ी है, इस तरीके से ही प्रेजेंट रहता है ये। सेंटर में इसके ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन। एक सेकंड, उससे भी पहले बीच में फेरस बना देती हूँ। ये आयरन, या ऐसे लिख लो, ये आयरन है,
ये आयरन है, ठीक है, और ये चेन का नाम दे दो तो ये अल्फा चेन, ये बीटा चेन, अल्फा चेन, ये बीटा चेन, और ये एक पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। दिस होल इज योर हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अगर इसकी गाड़ी के पैसेंजर के साथ, ये अल्फा बीटा चेन के साथ, आयरन के साथ बैठना है आदमी को, क्योंकि आयरन के पास एक जगह खाली होती है, आयरन एक जगह खाली रख के बैठता है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन बैठ गया तो हम इसको बोल देंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गया तो हम इसको कह देंगे कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइंडिंग कहाँ है, जुड़ना किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना है। किसको जुड़ना है, आयरन को जुड़ना है। क्लियर है बात, ध्यान से सुनना, आयरन को कंबाइन होना है, आयरन जुड़ के बैठेगा, आयरन ऐसे साथ में लेके बैठ जाता है। गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, 4 पहिया इज योर अल्फा बीटा चेन, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके अंदर बैठा हुआ है आयरन। ठीक है, अब आयरन मस्त बैठा हुआ है और इसके पास एक सीट खाली है। ये सीट या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को देगा या फिर ये सीट ये ऑक्सीजन को देगा, बस ये दो को ही दे सकता है। ठीक है, अब अगर ये ऑक्सीजन को दे देता है तो चारों तरफ ऑक्सीजन ही बैठेंगे फिर। ठीक है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही बैठेंगे। चारों तरफ ऑक्सीजन बैठने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा हीमोग्लोबिन बन गया बच्चे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गए तो ये क्या हो गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या ऑक्सीजन बाइंड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो कुछ जगह, जैसे लंग्स की अगर मैं बात करूं तो लंग्स में एक टाइम पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, फिर उसके बाद वो कम हो जाता है, कम, ज्यादा से कम की तरफ ही मूव करता है ना, तो कम हो जाता है। टिश्यूज की अगर मैं बात टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो टिश्यूज में क्या हो जाएगा बच्चे, पहले पार्शियल प्रेशर जो आर्टरी लेके आ रही है उसमें ज्यादा है, वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा, वो सारा का सारा टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो टिश्यू के अंदर जब वो चला गया तो क्या हो गया, उसका हायर से लोअर कंसंट्रेशन में वापस उसका मूवमेंट हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है आपका, कि चीज कहां से कहां मूव होगी, यानी इस गाड़ी के अंदर कौन बैठेगा, ये कौन बताएगा, इनका पार्शियल प्रेशर। तो जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा गाड़ी में वो बैठेगा, क्योंकि वहां से उसको ही मूव करना है आगे। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर्स व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब ये बाकी के फैक्टर इंटरफेयर बड़ा करते हैं, भाई ऑक्सीजन को लेके जा रहा हूं मैं, ऑक्सीजन इज प्रिंस। ठीक है, अब प्रिंस के लिए गाड़ी आई है, पर बात ये हो जाती है कि यार फिर वो जो दूसरे आते हैं, वो जो बाकी वाले होते हैं कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि अगर मान लो CO2 है तो CO2 आ जाएगा, CO2 बोल देगा भाई यार मेरे को क्यों नहीं गाड़ी मिल रही है, मैं कब जाऊंगा, फिर मेरा कब ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे ही H+ करेगा कि यार या तो H+ को बाइंड करो या मुझे बाइंड करो, H मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। अड़चन तो बनी सकते हैं ये, है ना, ये अड़चन तो बनी सकते हैं, और इनके चक्कर में फिर आयरन को इनको लेके जाना पड़ेगा। तो ये ऐसी अड़चने हैं जिनके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन कई बार नहीं बन पाता या कम बन पाता है। ठीक है, तो ये दीज आर द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बने। नेक्स्ट, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन फॉर दिस सैचुरेशन। सैचुरेशन वर्ड जो आएगा ना बच्चे, सैचुरेशन जो वर्ड आएगा of hemoglobin with oxygen and is plotted against partial pressure of oxygen। चलो इस कर्व को देखते हैं।
भैया ये मेरा पूरा प्रयास था इसको सीधा रखने का, पर ये मुझे लग रहा है फिर भी थोड़ा सा, है ना, दिख ही रहा है। वही हो गया है मर्ज। चलो अब देखते हैं अपन इसका कर्व। ये कुछ इस तरीके का कर्व होता है। ये कर्व क्या होता है बेटा जी? ये कर्व होता है आपके पास सिग्मोइड कर्व। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। दिस कर्व इज सिग्मोइड कर्व। चलो तो अब इसको लिखते हैं, ये सिग्मोइड कर्व है। अब ये कर्व बना किसके बीच में? हमने क्या करना है यहाँ पे, बाइंडिंग एफिनिटी यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना बाइंड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। जिसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बुक में तुमको क्या दे रखा है, यहाँ पे तुमको मिलेगा कैसा चार्ट, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो परसेंटेज सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? परसेंटेज सेचुरेशन मतलब हो जाता है बाइंडिंग एफिनिटी। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो बाइंडिंग एफिनिटी यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलेंगे। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का एक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, और दूसरा यहाँ आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ये चार्ट क्या बोलता है? ये चार्ट ऐसा बोलता है कि जब मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा नंबर आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कर्व बताता है कि जब मेरे पास यहाँ पे 20 to 30 के बीच में अगर मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहा, जब मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाना भाई, 20 to 30 के बीच का अगर मैं रेशियो देखती हूँ बच्चे, तो मेरे पास जो बाइंडिंग एफिनिटी आती है, यानी मेरे पास जो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो 20 to 30 रहेगा। और इसका अगर मैं ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखती हूँ, तो परसेंटेज सेचुरेशन विद HB यानी हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंडिंग एफिनिटी कितना दिखाएगा? ये दिखाएगा 30, मतलब 45-50%, इतना परसेंट दिखाएगा, यानी इतना परसेंट ये बाइंड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मुड़ जाती हूँ 40% की तरफ, तो 40% वाले टाइम पे ये मुझे अप्रोक्स 70% या 60 to 70%, 78% ये मुझे बाइंडिंग एफिनिटी दिखाता है। ध्यान से समझना ये चीज। सुनो देखो, हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने तुमको दो चीजें बताई, सुनना ध्यान से। जब मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का प्रेशर देखना है मुझे, तो ऑक्सीजन का प्रेशर अगर मेरे पास अप्रोक्स 20 to 30% होता है, तब वहां मेरे पास बाइंडिंग एफिनिटी कितनी आती है बच्चे? 45%। यानी अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 to 30 के बीच में मान लो 25 रहा, उस टाइम पे ऑक्सीजन बाइंड क्या कर पाएगा अच्छे से, बहुत अच्छी एफिनिटी दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, ये हमको देखना है। एफिनिटी मतलब बाइंड हो पाएगा अच्छे से या नहीं हो पाएगा। तो ये समवॉट 45% तक बाइंड हो सकता है बहन जी, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी हो ही नहीं सकती। फिर अगर ऑक्सीजन के प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, चलो भाई मैं ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ, तब मेरे पास आ जाता है 40 से 45%। अब 40-45% पे क्या मेरे को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू मिलेगी? तो उस टाइम पे आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू 65 to 70 मिल सकती है। ठीक है, अब मैंने और बढ़ा दिया, अब मैंने कहा ठीक है भाई, फिर अब मैं आती हूँ सीधा 90 पे। तो क्या मुझे 90 पे
परसेंटेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कितनी मिलेगी, तो मुझे फिर भी बोल रहा है कि आपको 100 से 98 के परसेंट में मिल जाएगा। यानी इससे समझने वाली बात क्या है कि जितना ज्यादा मैं पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करूंगी ऑक्सीजन का, उतना ज्यादा मेरे पास हीमोग्लोबिन के साथ इसका बाइंडिंग ज्यादा होगा। वापस बोल रही हूँ, सुनना, जितना ज्यादा मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ाती हूँ, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ, तो जितना ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जितना कम ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, उतना कम हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाएगा। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपने आप मतलब एक सिग्मोइड कर्व ले रहे हैं कि 90 से अधिक जब ये जाएगा तब वहां एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इससे ना तो बढ़ेगा ना इससे घटेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टैटिक पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा ये नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, ये अब स्ट्रेट ही चलेगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम आता है जब 90%, 90 इज योर लास्ट परसेंट। ठीक है, 90% तक मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा देती हूँ, तो मुझे 98% तक उसका हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी दिख जाएगी, बहुत अच्छी। पर अगर मैं चाहूँ मैं 100% बढ़ा दूं, मैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100, 1000, 1000 इतना कर दूं, तब मेरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा? नहीं, नहीं बन पाएगा। 90% में लास्ट सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और उसके बाद आपका सेम ही रहता है। क्लियर है? तो बाइंडिंग एफिनिटी यानी कि जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते हो, तब आपके पास हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है बच्चे, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ती है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये चीज का इस कर्व से हमको समझ में आता है। अब इस कर्व को मैं उल्टा अगर देखूं, इस कर्व को अगर मैं उल्टा देखूं, तो यहां ध्यान से ये देखना है, इसका नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्यों है? डिसोसिएशन मतलब तो टूटना होता है ना? यहाँ तो मैम बाइंडिंग बाइंडिंग वर्ड बोल रहे हो, टूटने का भी दिखाती हूँ। देखो टूट कैसे रहा है, जब मैं इस लेवल से नीचे की तरफ बढ़ूंगी, ठीक है, किसी भी तीसरे फैक्टर के कारण, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, किसी भी अदर फैक्टर के कारण अगर मेरा ये ग्राफ कम की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो दिक्कत क्या हो रही है बच्चे कि बॉन्ड टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है, या ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कम होता जाएगा, तो ये टूटता जाएगा। Because of partial pressure of carbon dioxide increasing, this graph keeps on declining, और उस टाइम पे हम इस ग्राफ को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिनके कारण ये जो ग्राफ है हमारा, जो बाइंडिंग कैपेसिटी दिखा रहा था, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बाइंड कर रहे थे, क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स इनको तोड़ देंगे कि भाई हम तुम्हें बाइंड नहीं करने देंगे, तो ये फैक्टर्स टूट जाएंगे। जब ये फैक्टर्स टूट जाएंगे, उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक सिग्मोइड कर्व आता है, सिग्मोइड में एस शेप कर्व आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है ये आपके पास वैल्यूज दी है, MMHg में हम इनको काउंट करेंगे। चलिए अब इसको रीड करते हैं, क्या बोलता है। This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factor like PCO2, H+। ये जितने कंसंट्रेशन है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है, इन्हीं के कारण तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ नहीं पा रहा, यही तो कारण है। ये CO2 है, ये H+ है, CO2 है, जो इसकी जगह आके बैठ रहे हैं, इसको बैठने ही नहीं दे रहे ऑक्सीजन को आयरन के साथ। तो यही कारण है। इन कारणों के वजह से हमको ये दिखता है कि यहाँ पे देयर इज ब्रेकेज, टूटना, कम होता जा रहा है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PO, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, और H+ आयन भी लेस है, and lower temperature भी कम है। The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissue, ये तो बात हो गई एल्वेलाई की, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया। अब आते हैं टिश्यू पे। टिश्यू क्या करता है, वेयर लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गई,
ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ तो बाइंडिंग किसके साथ ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कोई नहीं बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बैठेगा ना, खाली गाड़ी नहीं आएगी। एक बार अगर गाड़ी चली गई तो या तो उसमें ऑक्सीजन को बिठा के लाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा के लाएगी। अब वो कह रही है कि भाई ऑक्सीजन तो कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन तो कम हो गई, तो उस टाइम पे हाई CO2 रहेगा, ठीक है। हाई CO2 रहेगा, हाई H+ आयन कंसेंट्रेशन रहेगा और टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो यार सारी चीजें फेवरेबल है किसके लिए, कार्बामीन हीमोग्लोबिन के लिए। इस टाइम पे द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन थोड़ी ना बनेगा, अब बनेगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। सिंपल। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का कोई केस ही नहीं है। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the body tissue. ये साफ साफ क्या दर्शाता है आपको कि लंग में तो ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है और वहीं पे ही डिसोसिएट हो रहा है टिश्यू लेवल पे। बड़ा सिंपल है। एवरी 100 ml ऑफ, अब कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो क्या टर्म्स है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। सी 100 ml ब्लड होता है हमारे अंदर 5 लीटर, ठीक है। 100 ml जो है हमारे पास ब्लड होता है और इसका अगर मैं अराउंड परसेंटेज देखूं तो हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, 100 ml ऑफ ब्लड हो गया हमारे पास, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से सिर्फ 5 ml ही डिलीवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसकी अभी अपन ने बात कर ली है ना। दिस 20 to 25% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये किस फॉर्म में जा रहा है बच्चे, हीमोग्लोबिन की फॉर्म बोल दो या फिर इसको आप बोल सकते हो कि RBC से बाइंड होके जा रहा है ना। RBC के साथ बाइंड होके ये मूव कर रहा है। This binding is related to the partial pressure of CO2. P oxygen is a major factor for which could affect the binding. अब देखो भाई, राइवल्स हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के राइवल हैं, है ना। ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दुश्मन है, वो उसको गद्दी से हटाना चाहता है, वो उसको गाड़ी में नहीं बैठने देता। कार्बन डाइऑक्साइड जब बैठ गया तो वो हटना नहीं चाहता, पर वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये गुंडा राज है, ठीक है। जहां पे भीड़ ज्यादा मिलेगी वहां से भीड़ जो है वो भागेगी। समझना इसको ऐसे कि बाहर की तरफ बहुत सारा ऑक्सीजन है, गाड़ी के अंदर कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, निकल भाई, है ना, मेरी जगह है, मैं बैठूंगा। तो वो अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को गाड़ी में फिट कर लेगा। फिर ऑक्सीजन की गाड़ी आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी जगह पे आके रुक जाती है जहां उसको सराउंडिंग में कौन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले बोलते हैं और मेरे को भगा रहा था वहां से, ये तो मेरा इलाका है, तू यहाँ कैसे आ गया। तो फिर ऑक्सीजन को भागना पड़ता है कि ले भाई तू बैठ जा, मेरे को मारा पीटी मत करना। तो ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर ऑक्सीजन का इलाका, फिर ऑक्सीजन वाले उसमें चढ़ जाते हैं कि भाई अब आप मेरे इलाके में। तो ये गाड़ी आगे पीछे होती रहती है एंड दिस गाड़ी इज नोन एज हीमोग्लोबिन की चेन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आगे पीछे होता रहेगा, आयरन उसके अंदर बैठा है, जो उसको सीट लेके बैठा है कि भाई कौन बैठेगा मेरे बगल में, मेरे को बता दो। जो ज्यादा होगा वो बैठ जाएगा, जहां पे जाना है वहां पे उसने वैसे भी उतरना ही है, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ जाना है। तो ज्यादा से कम की तरफ चले गए, अपना सामान रखा, उतारा, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वापस आ गए। सिंपल इजी, ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था तो उसको हम कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. P oxygen may play a major role in affecting this binding, where PCO2 is high, oxygen is low as in tissues. ये हमने अभी पहले देख लिया।
More binding of carbon dioxide occurs where PCO2 is low and oxygen is high in the alveoli. Dissociation for CO2 from carbaminohemoglobin takes place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli. अब बच्चे बात ये पता है क्या कर रहा है, वही वाली बात कर रहा है जो हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ऑलरेडी पढ़ ली। अब ये उसको पूरी कहानी को CO2 के रिस्पेक्ट में बता रहा है। ठीक है, तुमने अभी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सुनी, मैंने तो तुमको CO2 के रिस्पेक्ट में भी सुना दी, है ना। तो ये उसको अब CO2 के रिस्पेक्ट में सुना रहा है कि CO2 में जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वहां पे CO2 जो होगा, ऑक्सीजन बढ़ता गया, ऑक्सीजन ग्राफ भी उसका बढ़ता गया। अब मैं अगर उसको पीछे लाना चाहूँ, बीच में आ गई अड़चन, बीच में आ गया CO2, तो वो बोलेगा भाई नीचे जाओ। तो नीचे जाते टाइम कौन आ जाएगा, डिसोसिएट हो रहा है, कर्व टूटता जा रहा है, तो दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of same is present in plasma too. This is very important. तो जब हमने यहाँ जब लिखा था कि ऑक्सीजन, ये हमारी जो रिएक्शन थी, इसमें हमारे पास एक एंजाइम आता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां भी आएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस डिसोसिएशन। ठीक है, सो दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड किया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, H2CO3 बन गया। अब ये H2CO3 HCO3 माइनस और H+ में डिसोसिएट होगा अगेन इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। अब ये H+ क्या करेगा जाके, ये H+ क्या करेगा, जहां बेचारा HbO2 बैठा हुआ था, मस्त तरीके से बैठा हुआ था, वहां पे ये अपने आप को लेके आ जाएगा और क्या बना देगा। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन का हाथ छूट गया, ये गाड़ी से ऑक्सीजन को निकाल दिया एचबी ने बोला भाई अब इनका इलाका आ गया, अब क्या कर सकता है मैं। तो ऑक्सीजन ने बोला कि भाई ठीक है, अब तू हाइड्रोजन को बिठा ले। तो हाइड्रोजन बैठे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बैठे कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना अल्टीमेटली, इसी का आदमी है ये। ठीक है, इसी का आदमी है ये, तो सेम गैंग का है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बॉस है पर H+ उसका ही आदमी है, तो H+ वहां जाके बैठ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर ये बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की दिखा देता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन का टाटा बाय बाय, बाय ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। अब जो ब्लड बना, अब ऑक्सीजन, अब देखो हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H+, यानी उसकी गाड़ी में कौन बैठा है, H+, यानी कौन सा ब्लड है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़े, चलते। At the tissue site where the partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood and form HCO3 minus and H plus. At the alveolar site where CO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction. Alveoli में ये चीज उल्टी डायरेक्शन में होगी, leading to the formation of CO2 and water. Thus, CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out of CO2. और इस टाइम पे क्या होता है, CO2 जो है वो तो बाइंड कर गया है एल्वेलाई में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में टिश्यू लेवल पे, और ट्रांसपोर्ट हो गया एल्वेलाई में एंड CO2 इज रिलीज्ड आउट। एवरी 100 ml, आगे भी लाइन मेन, 100 ml ऑफ deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2. एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर रहा था बच्चे, 5% ऑक्सीजन। यहाँ एवरी डीऑक्सीजनेटेड, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स कितना परसेंट, 4%। ना नंबर याद रखना, भूलना मत। अरे भाई साहब, 4%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास रेगुलेशन, कि भाई यार ये सारी चीजें तो ठीक है, समझ में आ गया, ये सारी चीजें होती रहती है, हम इतना टाइम से नाम ले रहे हैं कि यार हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, कब ऑक्सीजन जुड़ेगा, कब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कब मेरे लंग्स परफॉर्म करेंगे और कब मेरी सेल्स परफॉर्म करेगी, यानी कब मेरे लंग्स ब्रीथिंग करेंगे और कब मेरी सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेगी। ये बात का भी तो कुछ निर्धारण होना चाहिए। इसको कौन सुप्रीम कोर्ट जज करने बैठा है? ये कौन जज करेगा? इसको जज करने के लिए भी तो कोई बना होगा, ऑफ कोर्स बना है। इसको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई बना होगा, ऑफ कोर्स है। और सारी चीजों का सबका मालिक एक दिमाग। तो चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी में अगर कोई चीज हो रही है तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। सारी बातें पता किसको होगी? ब्रेन को। ब्रेन को हर बात पता होती है कि कौन सी चीज कब कहाँ मूव कर रही है, कब कहाँ उसको करना चाहिए। कंट्रोल सेंटर है भाई, ऐसे ही नहीं नाम और पदवी दे दी उसको। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला है उसको। तो दिमाग जो है बहुत बड़ी चीज है। दिल फालतू बोलते रहते हैं दिल लग जाए, दिल तो छोड़ो उसको। तो अपना मेन जो चीज होती है दैट इज योर ब्रेन, है ना, दिमाग होना चाहिए। दिल विल तो चलता रहता है, वो तो चलो ठीक है, आगे वाली बात। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। इसमें मेन रोल प्ले करता है आपका दिमाग। ठीक है, दिमाग कैसे काम करेगा ये देखते हैं। ओके, तो इसको अपन फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, नाम सभी ने सुना है इनका। और पॉन्स, ये दोनों ही ब्रेन के पार्ट हैं, है ना। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है ये आपका हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, और दोनों ही हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। पॉन्स बेरोली ये भी आपका हिंड ब्रेन का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो अब दोनों कैसा काम करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये दोनों। सबसे पहले बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला जो है आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन को संभालता है। ये संभाले बैठा है कि कब तुम नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है बच्चे? नॉर्मल इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला है कौन है, कि भाई कब तुम सांस अंदर लोगे, रेस्पिरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन, कब तुम गहरी लंबी सांस लोगे, कब उसको छोड़ोगे। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए बैठा है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। दूसरा आता है अपने पास पॉन्स। अब ये क्या करेगा, ये स्विच ऑफ करने का काम करेगा। जहां ये स्विच ऑन करता है ये ऑफ कर देता है, कि भाई अभी जो है रिलैक्स होने का समय है, अभी जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, या कम ऑक्सीजन आ रही है, या तुझे एरोबिकली या एनएरोबिकली कैसे आपको चलना है, इसका सारा का सारा डिटेल में जो है वो कौन ध्यान रखता है? पॉन्स। तो होगा क्या कि जहां पे ये नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, ये रेगुलेट करेगा, और ये बेसिकली ये स्विचिंग ऑन और ऑफ करने के काम आएगा। इसको हम कहते हैं नीमोटॉक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सॉरी सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर, टॉक्सिक नहीं, नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर क्या काम करता है? स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, कि भाई अपने को अब स्विच बंद करना है। ठीक है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन दिख रहा है, पर ये आपको किस तरीके से मेंटेन, अब ये क्या है, ये रेगुलेट करता है किसको? अपने मेड्यूला को। ये मेड्यूला को भी यही बोल देता है कि भाई तू इस तरीके से सही नहीं कर रहा है, तू सही से रेस्पायर करो, सही तरीके से आप कंप्लीट करो रेस्पिरेशन। तो ब्रेन के ही दोनों पार्ट हैं और ब्रेन से ही ये दोनों काम करेंगे। दूसरे आते हैं आपके पास कीमोरिसेप्टर्स। दूसरे यू हैव सम कीमो
कीमो रिसेप्टर, नाम ही बता रहा है केमिकल से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। सेंट्रल में तो आपके पास बैठा है मेड्यूला। मेड्यूला में होते हैं एक तो सेंट्रल और कुछ होते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल जो कि आपको मिलेंगे योर ब्लड वेसल, इन योर ब्लड वेसल। ठीक है, अब सेंट्रल वाले मेड्यूला वाले क्या करते हैं, दोनों का ही काम ये है कि इनको अब देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो दोनों ही एक ही काम करते हैं कि भाई हमको देखना क्या है, हमने देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा चल रहा है और H+ की कंसंट्रेशन कैसी चल रही है। ये दोनों चीजें इनको मॉनिटर करना है। ये भी यही काम करेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा चल रहा है और H+ की कंसंट्रेशन कैसी चल रही है। दोनों ही चीजें यही है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, इसमें क्योंकि ये ब्लड वेसल के अंदर होता है तो हमको एक वर्ड आएगा आर्टरी का, तो वो आर्टरी भी अभी अपन डिस्कस करते हैं। कोरोटॉइड आर्टरी हमारी अभी आएगी। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा ही आसान है ये भी। Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue। भाई अपन जब तुम भाग दौड़ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब तुम्हें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो रही तुमको कि यार मैं सांस तेज लूं, धीरे लूं, क्या करूं, ये करूं, वो, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करती है। वो तेज, अगर तुम भाग रहे हो, कोई एक्सरसाइज फिजिकल इतनी विग्रस कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर देगी। ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन में हो, रिलैक्स हो एकदम, स्लीप, व्हेन यू आर स्लीपिंग, ऑटोमेटिकली तुम्हारी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लो हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ी। तो ये चीज ही तो हो रही है। तो हमारी बॉडी आराम से ये चीज को मेंटेन कर सकती है कि मुझे और मेरी बॉडी को किस तरीके से, कितने टाइम पे, कितने टाइम के लिए कैसे कैसे रेस्पायर करना है। इट्स वेरी इजीली बीन डन बाय द बॉडी। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये तो है ही भाई, स्पेशलाइजेशन ही इसमें। A specialized center present in medulla region called the respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। भाई respiratory rhythm center है जो काम करेगा। Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center which can moderate the functions of respiratory rhythm। तो हुआ क्या, मेड्यूला के अंदर तो कौन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम, और पॉन्स रीजन के अंदर कौन प्रेजेंट है, नीमोटैक्सिक सेंटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय आफ्टर रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। भाई सांस कैसे लेनी है, कैसे रिलीज करनी है, तो उस रेस्पिरेटरी रेट को आपको देखने रेस्पिरेटरी सेंटर बैठा है। अब आता है कीमोसेंसिटिव एरिया। तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या काम करता है, सिचुएटेड एट द एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर, पास में ही प्रेजेंट है, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसी रीजन में हिंड ब्रेन में ही सारी रेस्पिरेटरी कंट्रोल हो रहा है। हिंड ब्रेन आपका बॉडी पोस्चर देखता है, तुम्हें एकदम से उल्टी आने का होता है ना, ऐसा कि यार वो आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो अगेन योर हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। तुमको रेस्पायर करने में हेल्प हिंड ब्रेन कर रहा है, तो हर चीज में तुम्हारा हिंड ब्रेन काम कर रहा है बेचारा। So chemosensitive area adjacent to the rhythm center which is highly sensitive CO2 and carbon hydrogen ion, increase in these substances can activate this center, उसको एक्टिवेट कर देगा अगर इसमें हाइड्रोजन आया या फिर इसमें CO2 आया। कीमोसेंसिटिव एरिया इन्हीं दोनों से सेंसिटिविटी शो करता है। अगर इसमें हाइड्रोजन आ जाता है या इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो इट इज वेरी वेरी मच ये बहुत विगरसली वर्क करने लग जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तुरंत जागृत हो जाएंगे सारे, तुरंत काम करने लग जाएंगे कि हाँ भाई हो ये काम था, क्या करें हम, क्या करना चाहिए, टिक टिक टिक, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। अब क्या करेगा, इस टाइम पे ये CO2 जैसे ही आ जाएगा, H+ जैसे ही आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये बता देगा किसको, मेड्यूला को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को,
कीमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, ये जो कीमो रिसेप्टर एरिया होता है, ये थोड़ा दूर होता है, ठीक है। ये उतनी देर में जब तक इसको पता लग गया कि अब यार CO2 आ रहा है, अब यार हाइड्रोजन आ रहा है जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये जाके तुरंत किसको बता देगा, आपके रेस्पिरेटरी एरिया को। तो जैसे ही ये गया, ये जाके बता देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई वो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है, बोलो बोलो भाई ऑक्सीजन भेजो भेजो भेजो, तो ऑक्सीजन आने लग जाती है। तो एक प्रोसेस जो चलता है कि भाई अब मुझे इनहेल करना चाहिए, अब ऑक्सीजन आनी चाहिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड जानी चाहिए, तो ये काम करने के लिए हमारे पास रिदम सेंटर है, विच इन टर्न कैन सिग्नल। अब देखो सेंटर कैन एक्टिवेट, और ये क्या कर देगा बच्चे, सिग्नल कर देगा, सिग्नल करते ही जो सब्सटेंसेस हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं, निकल जाएंगे। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ aortic arc and carotid artery can also recognize the changes in CO2 and H+ concentration। ये दोनों भी क्या काम करते हैं बच्चे, आर्टरीज क्या काम करती है, इनका H+ आयन कंसेंट्रेशन कब बढ़ रहा है, घट रहा है, या CO2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनका पता कर लेता है। एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस, कि भाई अब क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ। तो ये क्या करता है, तुरंत मैसेज भेज देता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो ये जैसे ही गड़बड़ घबरा जाता है तो तुरंत क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाके पूछ लेगा भाई क्या करना है, वो तो आ गया, वो बाहर गुंडा खड़ा है, CO2 बाहर खड़ा है, क्या करना है, जल्दी से ऑक्सीजन भेजो यार, मेरे को फंसा गए, है ना। तो ये तुरंत आ जाते हैं। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि भाई उसमें तो काम नहीं है ना। ये देखो दरवाजे पे मैं अगर ऑक्सीजन लेके बैठी हूँ तो कुछ काम का ही नहीं है, मुझे तो CO2 और H+ की कंसेंट्रेशन का काम है, वो अगर आएंगे तो मुझे बताना है कि भाई वो आ गया। ऑक्सीजन का क्या रोल है वहां पे, तो ऑक्सीजन नहीं होता केमिकल सेंटर पे, ठीक है, या कीमोसेंसिटिव एरिया पे देयर इज नो ऑक्सीजन, ये नहीं होता, और उसका कुछ काम भी नहीं है होने के लिए, ठीक है। चलिए ओके, अगला आता है अपने पास कौन, डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसऑर्डर्स, बीमारियां, और इन बीमारियों से क्या क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले बीमारी इज एस्मा। एस्मा जिसको हम नॉर्मली अस्थमा अस्थमा करते रहते हैं, मैं इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका एस्मा है, ठीक है। तो एस्मा इज एक तरीके का, ऐसे कह सकते हो, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर ढंग से सांस, मतलब क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, उनका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन मतलब इनर कैविटी, वो कैविटी बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब वो जैसे ही श्रिंक हो गई तो वहां से एयर ढंग से जा नहीं पाएगी, और बहुत अगर जाएगी तो बहुत तेजी से जाएगी, तो एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो अस्थमा वाले लोग होते हैं, मतलब जिनको एस्मा होता है, वो बहुत है ना ऐसे, उनकी सांस में तुम जब देखोगे उनकी सांस आवाज करती है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग डजंट मेक साउंड, पर एस्मा वाले लोगों का एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्यों होता है, क्योंकि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स क्या काम करती है बच्चे, ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजेस। जो ल्यूमेन इतना नॉर्मल था लाइनिंग, ये जो लाइनिंग, ये जो ल्यूमेन वाला पार्ट है ना, ये वाला लाइनिंग इतना बड़ा था, और ये जब जिसको एस्मा होता है उनका ये ब्रोंक्यूल वाला रीजन जो होता है बहुत ज्यादा, उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, पतला एरिया हो गया ना, पतले एरिया से अब जब भी हवा निकलेगी वो आवाज करती हुई निकलेगी, तो यही होता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका लाइनिंग स्वोलोइंग हो जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इसके कारण देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, इनको पंप लेना पड़ता है, इनको मुंह से सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि यार सांस तो चाहिए आदमी को चलाने के लिए, तो ये यूजुअली वो पंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये, अच्छा, ये आपके एल्वेलाई को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, या लंग्स तक कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रही है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स पहले ही रेस्पिरेटरी ट्रैक के पहले से ही दिक्कत है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ये अंदर लंग्स तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में ही दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एफिसीमा।
ये दिख रहा है वाले से करती हूँ। एफिसीमा, एफिसीमा क्या डिसऑर्डर होता है बच्चे? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज होती है। तो यहाँ एल्वियोलर वॉल अफेक्ट होती है और एल्वियोलाई डैमेज होती है। एल्वियोलाई तो इंपॉर्टेंट है, वहीं तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा था, और वो डैमेज हो जाने के कारण ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जहां पे रेस्पिरेशन होना चाहिए वही कम हो रहा है। वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। तो भाई अगर तुम्हारे दोस्त सिगरेट पीते हैं लिखा हुआ भी होता है कि सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ, बट कोई ध्यान देता नहीं है कि भाई अब इतनी सी जिंदगी है मैडम क्या करना, क्यों इतना देखना, क्यों इतना सोचना। पर वो किसी रीजन से बचे। जो लंग्स है वो आप देखो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है ना, क्योंकि इस लंग को रेडिश बनाना, इस लंग को फुला के रखना, ये मतलब एक तरीके से ना लंग्स में हमारे, जब हम चेस्ट कैविटी जो होती है हमारी, इसमें बहुत सारी मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी करती है ना। अब उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को वो जो मसल्स होती है वो जल जाती है जब तुम सिगरेट स्मोक करते हो। काफी सारे बच्चे नहीं करते होंगे, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट काफी जो करते हैं तो उनकी जो वो वो जो लेयर्स होती है, वो जो वेसल्स होती है, वो जो मैकेनिक्स है जिसका भाई, जिससे ओपनिंग हो रही है, जिससे क्लोजिंग हो रही है, जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके लंग्स में, वो खराब हो जाती है। तो वो जब खराब हो जाती है, वो मसल्स जब खराब हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, जो चेस्ट कैविटी है उसमें अगर एयर आ गई तो वो फूलेगी, इन्फ्लेट होगी, और वो फूली हुई ही रह जाती है। तो यूजुअली जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड रहती है और अंदर की तरफ जा ही नहीं पाती, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेट ही हो जाते हैं सिर्फ, तो इन्फ्लेटेड रहते हैं। और एफएसीमा का सबसे मेजर कॉज ही इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो ऐसे ही फ्री में नहीं बोला था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक्चुअल में आपके लंग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या चीज है बच्चे? ये होता है आपके पास, जैसे मान लो कोई आदमी काम कर रहा है ना, कई बार यूजुअली जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि कोल माइंस के अंदर कोई काम कर रहा है, कोयले की फैक्ट्री हो गई या तारकोल की फैक्ट्री हो गई, है ना। तो ये जो फैक्ट्रीज होती है, इन फैक्ट्रीज के अंदर यूजुअली जब ये इनका माइनिंग वगैरह होती है, उनसे जो धुआं आता है ना, उनसे जो वो एयर आती है, वो एयर जब इनके लंग्स में जाती है तो इनको क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर ये लोग आसपास भी काम कर रहे हैं, उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं यूजुअली वही लोग, तो वो लोग सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। जैसे कि इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली दीज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, इनमें जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, क्योंकि यार पत्थर टूटेगा, धुआं धुआं वहां पे वैसे भी इतना ज्यादा पोल्यूशन टाइप हो जाता है, तो इनको बहुत प्रोटेक्शन यूज करने की जरूरत होती है, मास्क वगैरह सब पहनते हैं ये। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद दैट। फिर भी कितना भी पहन लो, कितना भी मास्क वगैरह लगा लो, कई बार नहीं बच पाते। With the situation, long exposure give rise to the inflammatory leading to fibrosis. फाइब्रोसिस मतलब होता है खांसी आ जाना। बहुत ऐसे लोग जो वहां पे काम करते हैं माइनिंग्स वगैरह में, वो खांसते बड़े रहते हैं, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो ही जाते हैं बड़ा आराम से। तो तेज 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 सांस लेंगे, ज्यादा से ज्यादा खांसते रहेंगे, ऐसा होता है इनके साथ। नेक्स्ट आता है, and thus that causing the serious lung damage, workers in such should wear protective mask। इसके कारण लंग्स बहुत तरीके से डैमेज हो सकते हैं और ऐसे टाइम पे वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आज तक बोलते अभी तक हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बड़ी सारी नई नई बातें सीखी, है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको सेशन मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा लगा है और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करो, कुछ बताओ कि मैम ये चीज अगर तुमको नहीं समझ आया तो उसका कमेंट करके बता सकते हो, अगर तुम्हें समझ आया तो उसका ही कमेंट बता सकते हो। ओके एवरीवन, बाय बाय, और हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।